हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है एंड हमने नवंबर 2021 का मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा डिस्कशन अक्टूबर 2021 के मॉक टेस्ट पेपर पे है। अब क्योंकि दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है तो मेरा ये सजेशन होगा कि मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। अब स्टैटिस्टिक्स में तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यू मेथड से भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी करते हैं, एज वेल एज क्वेश्चन आयर मेथड से भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम्स ऑफ 86 पर्सन्स जिनकी इनकम रुपीज़ में दी है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन रुपीज़ 1500। अब देखो 1500 से ज़्यादा कितने लोग अर्न करे, 36 + 7 मतलब 43 ऐसे लोग हैं जो कि 1500 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 86। तो नो डाउट 86 का हाफ है 43, तो 50% ऐसे लोग हैं जो कि 1500 से ज़्यादा अर्न करें, तो करेक्ट आंसर होगा ए, 50%। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स। अब सिंपली आपको क्या करना है कि बिलो 30 कितने हैं, 65, बिलो 40 84, बिलो 50 100। तो इस बिलो 50 में तो दो होंगे ना, एक तो बिलो 30 वाले होंगे, एक मोर देन 30 वाले होंगे। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोर देन 30। क्या मेरे पास बिलो 30 की वैल्यू दी है, हाँ दी है 65। एंड ये जो 100 है, 100 में से 65 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 35। तो 35 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स मोर देन 30 होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of the class interval and y coordinates are corresponding cumulative frequencies। अब cumulative frequencies को हम upper limit and lower limit के साथ कब प्लॉट करते हैं, ओगिव में, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओगिव। ये सब पॉइंट हमने अपने डिस्कशन सेशन में डिस्कस किए हुए हैं। इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड मोड ऑफ x गिवन है 23, तो मोड ऑफ y क्या होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 10, और क्योंकि मोड है तो नो डाउट मोड के लिए ओरिजिन भी रेलेवेंट है एज वेल एज स्केल से भी वो अफेक्ट होता है। तो मोड ऑफ x कितना दिया है, 23 दिया है। ये हो जाएगा मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 10, मोड ऑफ x दिया है 23 माइनस 10, तो मोड ऑफ y कितना हो जाएगा, 13। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। इफ देर आर टू ग्रुप्स जहां 75 और 65 हार्मोनिक मीन्स हैं and containing 15 and 13 observations, then the combined harmonic mean is given by। अब हमसे क्वेश्चन में combined harmonic mean पूछ रहा है। combined harmonic mean का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो था n1 plus n2 whole divided by n1 divided by harmonic mean of first plus n2 divided by harmonic mean of 2। मेरे पास सबकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। n1 n2 कितना दिया है, 15 + 13 एंड n1 दिया है 15, हार्मोनिक मीन दिया है 1 75 प्लस n2 दिया है 13 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2 दिया है 65। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 और 14, तो करेक्ट आंसर आएगा सी, 70। नेक्स्ट, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6, हमारे पास इक्वेशन दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y निकालना है। अगेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तुम्हें पता ही है ओरिजिन अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्केल अफेक्ट होगा, बट स्केल के साइंस अफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -3x + 20, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -3/6x। अब ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड में -3/6 और क्वार्टाइल डेविएशन x। क्या मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन x दिया है, हाँ दिया है 6। तो यहाँ हम लिख रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन y इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 3। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 3। नेक्स्ट, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट में रेंज भी है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है।
तो रिलेटिव कब होता? जब इनका कोएफिशिएंट होता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ दिस इज, अब मीडियन अगर निकालना है तो सिंपली सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ये हो जाएगा 26, 27, 30, 37, 42, 44, 51। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है? n+1/2। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म मेरे पास क्या दिया है? 37। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 37। नेक्स्ट, अब इसका मीन निकालना है। मीन निकालना है तो सिंपली हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं? इन सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। आप सिंपली इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर लेना। करेक्ट आंसर आएगा 41, दैट इज डी। नेक्स्ट, if the arithmetic mean of any distribution be 25 and one term is 18, then the deviation of 18 from arithmetic mean is, अब एक टर्म तो मेरे पास दिया हुआ है ना 18, ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन जो निकालते हैं मीन से इसी तरीके से निकालते हैं। हमें पता है कि ये जो टर्म है ये कितना है? 18, और मीन कितना है? 25। तो सिंपली कितना हो जाएगा? -7, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, -7। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, हमने बताया भी है कि अगर हम मीन से डेविएशन निकालें और उसका सम कर दें तो ये हमेशा 0 आएगा, और ये पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटेड टू मीन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, पूल्ड मीन को हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रुप्ड मीन। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन x का दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन भी x का दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालना है। ये भी पहले के एमटीपी में क्वेश्चन दिया है, बट वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y नहीं लिखा था, और हमने बोला था कि हमेशा ये चीज़ इनको मेंशन करनी चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x की बात अगर करें तो क्या मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया? हाँ दिया है। मीन ऑफ x दिया? हाँ दिया है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तो बहुत ही सिंपली निकल जाता है ना, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 और 50। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x अगर पूछा होता तो वो 50 आता, बट मेरे पास देखो किसी भी ऑप्शन में ये 50 नहीं दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। अब ये निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y चाहिए, हमें मीन ऑफ y चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन मॉड ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है, बट उसके साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो देखो मेरे पास यहाँ b की वैल्यू क्या दिया है? 2, और स्टैंडर्ड डिविएशन x कितना दिया है? 5। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन y आ गया 10। वैसे क्या हम मीन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। मीन तो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मीन ऑफ x दिया है 10 + 5, तो ये हो जाएगा 20 + 5, दैट इज 25। देख लो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, 10 आ गया, 25 आ गया। तो अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकाल लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और 4, दैट इज 40 करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज। If one of the workers is selected at random, what is the probability that his wage would be lower than the average wage? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एवरेज वेज निकालना होगा ना, और एवरेज वेज कैसे निकलेगा? सिंपली इन सब को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 वर्कर्स का ये वेज दिया हुआ है, तो इसको ऐड करने पे वैल्यू आएगी 400 डिवाइडेड बाय 8, तो जो हमारा एवरेज वेज आएगा वो आएगा 50। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि अगर मान लो किसी एक वर्कर को सेलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका वेज है वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज। एवरेज वेज कितना है? 50। तो जो 50 से लोअर वैल्यूज़ है वो देखो 45, 32, 45, 40, ये चार 50 से कम वैल्यू इनका आ रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया? वो हो गया हमारा 32, 40, 45, 45, मतलब 4 है, दैट इज़ 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/8 की 8 में से 4 बार ऐसे चांसेस हैं कि जो वेज आएगा वो बिलो एवरेज आए। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.50, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, गिवन दैट फॉर द 2 इवेंट्स A and B
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हम इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये 3/4 है, ये 3/5 है, ये 2/3 है और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4 और हम एलसीएम क्या लेंगे? अब 5 के टेबल में 60 आएगा 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 3 36 प्लस 40 माइनस 45, ये हो जाएगा 76 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 60। अब क्वेश्चन में हमें पी ए बाई बी निकालना है, तो पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला है वो है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मेरे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की 31 डिवाइडेड बाय 60 और होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3, ये कट जाएगा, जो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 40। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 0.775, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्टली हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट, a problem in probability was given to 3 CA students A, B and C whose chances of solving it are 1/3, 1/5, 1/2 respectively. What is the probability that the problem would be solved? अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि A की जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो है 1/3, B की है 1/5 और C की है 1/2। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड की। तो सिंपली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि इसको 1 से माइनस कर देंगे और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड ना हो, ना तो ए से, ना तो बी से, ना तो सी से। अब देखो अगर प्रोबेबिलिटी है कि ए क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है 1/3, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3। वैसे ही बी के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/5 और सी के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्लियर? अब इसको कैसे लिखेंगे फर्दर देख लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये हो जाएगा 1, पूरा लिख के बता दे रहे हैं, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, जैसा कि भी हमने बताया था 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 15 बचेगा और 1 से माइनस कर देना। तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 1 माइनस 4/15 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15 और फाइनल आंसर आएगा 11/15। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 11/15। नेक्स्ट, a packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. If a sample of 4 components is selected at random from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than 1 defective? तो ये क्वेश्चन सिंपली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और हम लोग पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे सक्सेस बेसिकली क्या है, डिफेक्टिव। तो हमारे पास जो सक्सेस है वो कितना है 2/10। तो नो डाउट जो मेरे पास क्यू आएगा 1 माइनस 2/10 आएगा, दैट इज 8/10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4 कंपोनेंट है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव, कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव कंटेन ना करे। तो सिंपली हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 या 1 से कम हो सकता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, NC0, P क्या है 2/10 टू द पावर 0
और Q हो जाएगा 8/10 टू द पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4 प्लस 4C1 2/10 टू द पावर 1 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमने पहले भी बताया था कि वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो ये हो जाएगा 8/10 टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगा, एंड 2/10 टू द पावर 1 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हम क्या करेंगे ना कि 8/10 टू द पावर 3 को पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 8/10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट क्लोज 8/10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाई 10। बस अब आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लो। इसको पूरा सॉल्व करके वैल्यू आएगा 0.8192, जो कि देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले को सॉल्व करके 0.8192 आना चाहिए, फर्स्ट को सॉल्व करके आ रहा है 0.33, सेकेंड को सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.67, फिर थर्ड को अगर करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 15 तो आएगा 0.8667, और लास्ट वाला सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.2। तो अब क्योंकि मेरे पास एक अप्रॉक्स वैल्यू दी हुई है, वैसे तो देखा जाए तो ये रॉन्ग है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मेरा आ रहा है 0.8192, बट इसमें जो अप्रॉक्स आंसर दिया है वो दिया है 13/15, इसीलिए देखना जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर सी दिया है। क्लियर? वैसे करेक्ट आंसर सी नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 0.8192। नेक्स्ट, the probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 persons A, B and C, ये दिया है। If A, B, C prepares 60, 70, 90 such statement, then the expected number of correct statements। क्वेश्चन में देखो कह रहा है the probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 persons A, B, C, मतलब कम से कम एक एरर होने के चांसेस इतने हैं, और ए बी सी ने टोटल कितना प्रिपेयर किया है 60, 70, 90, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं 220, कि 220 प्रिपेयर हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सिंपली देखो, हम कह रहे हैं कि अगर ए 60 बना रहा है और चांसेस कितने इनकरेक्ट होने के 0.2, तो टोटल 12 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। बी के केस में 70 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 21 इनकरेक्ट स्टेटमेंट के चांसेस हैं, और सी के केस में 90 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 9 स्टेटमेंट इनकरेक्ट बनने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो इनकरेक्ट बनने के चांसेस हैं वो कितने हैं 42, एंड क्योंकि मेरे पास 220 स्टेटमेंट है, इसमें से अगर हम 42 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हटा दें तो करेक्ट स्टेटमेंट कितना आएगा 178, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 178। नेक्स्ट, a bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives 10 rupees, 20 rupees for a white and red balls respectively, then his expected amount is। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक पर्सन 2 बॉल ड्रॉ कर रहा है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि एक वाइट एक रेड हो, दोनों वाइट हो या दोनों रेड हो। यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि एक रेड एक वाइट हो, दोनों वाइट या दोनों रेड हो। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और फिर प्रोबेबिलिटी के बाद क्योंकि मेरे पास अमाउंट भी दिया है कि एक वाइट बॉल निकलेगी तो 10 रुपीज़ रिसीव करेंगे और एक रेड बॉल निकलेगी तो 20 रुपीज़ रिसीव करेंगे। अब हम मान लें कि पहली वाइट और दूसरी रेड है, तो उस केस में क्योंकि मेरे पास 6 वाइट बॉल दी है और 4 रेड बॉल दी है, तो 6 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी है एंड 4 में से भी 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, और उसमें से हम विड्रॉ कितना कर रहे हैं 2। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके वैल्यू आएगी 88/15। वैसे ही अगर दोनों वाइट बॉल है तो 6 में से हमें 2 बॉल चूज़ करना है, डिवाइडेड बाय 10C2, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1/3। और जब आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि दोनों बॉल रेड आई, तो उस केस में हो जाएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 10C2, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2/15। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना आएगा। ये प्रोबेबिलिटी है अगर वाइट एंड रेड दोनों एक एक बॉल आए, और क्योंकि वाइट के लिए हमें रिसीव होगा 10 रुपीज़ और रेड के लिए रिसीव होगा 20 रुपीज़, तो ये मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा क्योंकि 30 रुपीज़ यहाँ मिलेगा,
प्लस अगर दोनों वाइट बॉल है तो उस केस में जो हमें अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 20, एंड अगर दोनों रेड है तो कितना मिलेगा, एक बॉल के लिए 20 तो दो बॉल के लिए 40। क्लियर? अब देखो ये सिंपली 2 हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो 15, जो जाएगा 240, 100 प्लस 80। इसको सॉल्व करके आएगा 420 डिवाइडेड बाय 15, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 28। तो ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या बनेगी, 28। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, एंड अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो जो फॉर्मूला है Q1 का वो क्या है, म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसमें म्यू भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। म्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया है ना -10। ये क्या है, म्यू है, मतलब 10। तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीन और म्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई। इसकी वैल्यू दी है 1 डिवाइडेड बाय √72 पाई। तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √72 पाई। बस इसको कन्वर्ट करना है। अब सिंपली देखो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो √72 का एलसीएम निकाल लो, हो जाएगा 3 6, फिर हो जाएगा 18 9 3 1। यहाँ देखो पेयर किसका बना, 3 का और 2 का, बाकी 2 रह जाएगा तो 6, क्योंकि हम अंडर के बाहर लाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो अगर हम ऐसे लिखें कि 1 डिवाइडेड बाय 6 √2 पाई, तो ये इस फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू है 10 माइनस 0.675 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला 6। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। किसकी, Q1 की वैल्यू आ रही है 5.95, जो कि ऑप्शन सी में दी है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व गिवन है और उसका मीन डेविएशन पूछा है। मीन डेविएशन क्या होता है, 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। आप देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है 40, और म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 60। आप इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। जब मीन की वैल्यू 50 आ गई तो क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 10। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीन डेविएशन निकालना था, जो कि होता है 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0.80 मल्टीप्लाई बाय 8, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको सॉल्व करके जो मेरी मीन डेविएशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, जो कि मेरे पास गिवन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में मीन डेविएशन नहीं पूछा होगा, मीन पूछा होगा, तब करेक्ट आंसर सी होता 50, और अगर मीन डेविएशन पूछेगा तो करेक्ट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85 दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, नो डाउट इस पैटर्न पे ना एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इसका डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 84 का करेक्ट आंसर है बी और 85 का करेक्ट आंसर है सी। इसका डिटेल सोल्यूशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एंड अगर सोल्यूशन ना समझ में आए तो बताना, हम डिटेल में सॉल्व करके बता देंगे। नेक्स्ट, if the mean deviation of a normal variable is 16, what is its quartile deviation? अब मीन डेविएशन दिया है, मीन डेविएशन का अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो ये 16 है, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 0.80, दैट इज 20। अब मेरे पास अब क्वेश्चन में हमसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, और क्वार्टाइल डेविएशन जो नॉर्मल कर्व के लिए है, नॉर्मल वेरिएबल के लिए, वो होता है 0.67 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 20। बस हम क्या करेंगे,
फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन की, जो कि आएगी 13.5 और वो ऑप्शन बी में दी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन वेरिएट ये वैल्यू दी है व्हाट इज अ मीन ऑफ एक्स, मतलब सीधे सीधे मीन निकालना है। और तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस m टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये वैल्यू कितने रह जाएगी 2, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा मीन एंड वेरिएंस इक्वल होता है क्योंकि दोनों ही m के बराबर होता है। द वेरिएंस ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, इसका क्या फॉर्मूला है n p q, और हम कह सकते हैं n p 1 माइनस p, जो कि देखो ऑप्शन सी में। अब ऑप्शन सी देखो, क्योंकि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, पी स्क्वायर है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, अंडर रूट है, लास्ट भी इनकरेक्ट है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, n 1 माइनस क्यू क्यू, और ये ऐसे ही यहाँ मेंशन है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फॉर अ p मल्टीप्लाई बाय q क्लासिफिकेशन ऑफ बाई वेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि इसमें क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और यही अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 2। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, मतलब नॉन डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लो 0.49, और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 0.51, और हम कह सकते हैं 51%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल गिवन है, वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल गिवन है, तो दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होगा। सिंपली हमसे कह रहा है 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y। तो अब इस क्वेश्चन में ना हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो स्टैंडर्ड कि जो वेरिएंस ऑफ y है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, r का है, और r की वैल्यू +1 टू -1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो मोर देन 1 नहीं आनी चाहिए, आइदर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो 20 डिवाइडेड बाय कह रहा है कि अगर हमारा जो वेरिएंस ऑफ y है वो लेस देन इक्वल टू 25 हो, तो ये 16 4 हो जाएगा, और मान लो एग्जैक्टली 25 ले तो 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 20, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है 1। अगर मोर देन 10 लेंगे, मोर देन 10 में आप लोग ले लो 16, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम लोग 16 ले रहे हैं तो 4, 20 डिवाइडेड बाय 8, वैल्यू कितनी आ रही है मोर देन 1, तो ये मतलब गलत ऑप्शन है। लेस देन 10 में 9 ले लेते हैं, तो अंडर रूट 16 है, 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर 9 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, 20 डिवाइडेड बाय 12, अगेन ये वैल्यू आएगी मोर देन 1, ये भी इनकरेक्ट है, और मोर देन 1.25 भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है ए, और इसको लेने से ना वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी, जो कि आर की वैल्यू को जस्टिफाई करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y गिवन है देन द अरिथमेटिक मीन, तो सिंपली आप लोगों को मीन निकाल लेना है। मीन क्या करना है, मीन x मीन y, मीन x मीन y कर लेना, और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना, आएगा आंसर 1 माइनस 1। डैश सेटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट, ये इंस्टीट्यूट की मैथ में सीधे सीधे लिखा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और द वेटेड एवरेज विद फिक्स वेट, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, आपके पास वेट दिया है, इंडेक्स नंबर दिया है, सिंपली IW डिवाइडेड बाय वेट का समेशन कर लेना, और इसकी हेल्प से आप लोग जर्नल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर पाओगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 269.2, ये खुद से सॉल्व कर लेना, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लास्प्रेस फॉर्मूला क्या सेटिस्फाई नहीं करता, तो लास्प्रेस फॉर्मूला ना तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ना टाइम रिवर्सल टेस्ट, ना सर्कुलर टेस्ट, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं और आपको लास्प्रेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या था, समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। क्या मेरे पास सबकी वैल्यू दी है, हाँ दी है, मेरे पास दिया है 1900 डिवाइडेड बाय 1360, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना तो आंसर आएगा 139.71, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और ये एक्स्ट्रा वैल्यू दी थी तो इसको कट कर देना। नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 85 कितना है, 125 है, और फूड प्राइस इंडेक्स कितना है, 120, एंड अदर आइटम इंडेक्स कितना है, 135। तो द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ द इंडेक्स इज, तो सिंपली हम लोग क्या मान लें कि जो फूड प्राइस के लिए वेट परसेंटेज है वो है x%, तो अदर आइटम के लिए कितना हो जाएगा, 100 माइनस x%। ठीक है, तो बस अब देखो मेरे पास फूड प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 120, तो x% किसका निकालेंगे, x% निकालेंगे किसका, 120 का, प्लस 100 माइनस x, ये अदर आइटम के लिए है, ऑफ 135, एंड ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स है वो कितना है, 125। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 120x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 माइनस x 135 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 125, और 120x प्लस 13500 माइनस 135x, और हमने 100 को एलसीएम ले लिया तो ये 12,500 हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालने पे आपका आंसर आएगा 66.67%। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ द इंडेक्सेस। अब टोटल वेट कितना हो गया, 66.67%, तो करेक्ट आंसर आएगा ए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेट मंथली सैलरी एम्प्लॉय की 1980 में थी 3000, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1985 में कितना है, 250 विथ 1980 एज अ बेस ईयर। तो 1980 का जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना होगा, 100, और 1985 में कितना दिया है, 250। अब कह रहा है if the has to be rightly compensated then 7 the dearness allowance to be paid to the employee is, अब ये जो 3000 मिल रहा था उस समय हमारा प्राइस इंडेक्स था 100, और अब प्राइस इंडेक्स कितना है, 250। तो 7 डियरनेस अलाउंस के अकॉर्डिंग उसको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 7500। अभी कितनी मिल रही है, 3000, मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 4500। तो ये एक्स्ट्रा, और हम कह सकते हैं ये एडिशनल उनको कंपनसेट करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 4500। सेम पैटर्न पे हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब ये ओवरऑल अगेन 40 क्वेश्चंस थे अक्टूबर 2021 के एमटीपी के लिए, और हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप लोग एमटीपी भी अच्छे से कर लो ना तो एग्जाम में एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग अप्रैल एज वेल एज मार्च 2021 के एमटीपी पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।